आइए आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इसके रूल्स और एग्जांपल्स देखते हैं जो क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली जो है अवतार से लिया गया है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए जो इम्पॉर्टेंट है सारे रूल्स देखेंगे। इसके अलावा ये कंपटीशनल एग्जाम में भी आता है, 11, 12 या किसी भी कंपटीशनल एग्जाम में भी आता है। तो इंटर में इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो इसके पहले हम रूल्स और एग्जाम्पल सब देख लेंगे, समझ लेंगे इसमें क्या क्या नियम है, कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को देखेंगे। बाकी डिटेल्स रूल्स और एग्जाम्पल्स हम एक्सीलेंट ग्रामर से आप वीडियो भी बना चुके हैं चैनल पे हमारे, आप देख सकते हैं। तो इसमें तो आपको एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट जो है उसको भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ से सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन में हम सेंटेंस के मूल स्ट्रक्चर मतलब संरचना से कोई वर्ड निकाल कर या उसके मूल स्ट्रक्चर में कोई वर्ड जोड़कर उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं, परंतु इसके वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन माने क्या होता है? वाक्य का रूप परिवर्तन, उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब इस तरह से ग्रामेटिकली ग्रामर के हिसाब से इस तरह से वाक्य का रूप बदल दो कि अर्थ वही रहे लेकिन स्ट्रक्चर उसका क्या हो जाए, बदल जाए, वाक्य की बनावट बदल जाए, उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिया गया, ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो इसका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करिए, निगेटिव में अगर कह दिया जाएगा तो निगेटिव बना दो, नहीं तो अगर कहा जाए केवल ट्रांसफॉर्मेशन तो आप चाहे जिस नियम से बना दो, लेकिन अर्थ वही रहना चाहिए। तो वह एक अच्छा लड़का है, तो देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन जब कर दिया गया तो ही इज नॉट ए बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का नहीं है, नॉट लगा दिया गया, बुरा लड़का नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, वो अच्छा लड़का है। तो इसमें नियम है कि देखिए गुड का एंटानिम्स यहाँ बैड लिख दिया गया और निगेटिव भी बना दिया गया। अच्छा मतलब बुरा नहीं यानी कि अच्छा, इस तरह से उसका एंटानिम लिखा जाता है और उसके साथ उसको निगेटिव भी बनाया जाता है। तो आराम से ये भी एक नियम है। शब्द मतलब निगेटिव में किसी शब्द का एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब का हम क्या करते हैं, एंटानिम यूज करते हैं, उसके पहले नॉट लगा देते हैं। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। क्लियर? ये आप डिटेल लेसन देखेंगे एक्सीलेंट में तो आपको मिलेगा कि अफर्मेटिव का निगेटिव में एंटानिम्स और उसके शब्द को निगेटिव बनाकर लिखने से बनता है। देखिए यहाँ दिया गया दोनों वाक्यों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, परंतु दोनों ही वाक्यों का अर्थ समान है, यानी कि वो अच्छा लड़का है, बुरा लड़का नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। अब देखिए आगे दिया गया कि सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के नियम। तो ये तो मॉडल था कि इस तरह से आपको बदलना है, का अर्थ वही रहे। नियम देख लीजिए नियम के तहत, ताकि आपको बदलने में दिक्कत ना हो। एडवर्ब टू का प्रयोग करके या उसके प्रयोग को हटाकर, यानी TOO क्या है, कि एडवर्ब है, इसका प्रयोग करके आप बदल सकते हैं या इसको हटाकर भी बदल सकते हैं। एडवर्ब टू किसी एडजेक्टिव या तथा टू इन्फिनिटिव के साथ प्रयोग होता है तो इसको सो प्लस एडजेक्टिव प्लस डैश डैश प्लस दैट निगेटिव वर्ड वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग कर रिमूव किया जाता है। इसे जब इसे टू को प्रयोग करना हो तो सो एडजेक्टिव दैट निगेटिव वर्ड वाले स्ट्रक्चर को हटाकर टू एडजेक्टिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसको आप सिंपली ये जान लीजिए कि TOO को हम हटा देते हैं, ठीक, और TO प्लस फर्स्ट फॉर्म जो रहेगा उसको भी हम हटा देंगे, और TOO को हम हटा के क्या करेंगे, सो लिख देंगे, और अगला TO को हटा के हम दैट लिखेंगे, फिर I, we, you, they, he, सीट में से एक सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर वहाँ के प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट, नहीं तो कुड नॉट का प्रयोग कर देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो हटाना अगर आप जान गए हैं तो लगाना भी उसी को उल्टा कर देंगे तो लगाना हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, वह इतना कमज़ोर है कि वह इसे उठा नहीं सकता है। तो अब इसमें क्या किए, सो को हटा के हम TOO कर दिए, ठीक। सो माने इतना मतलब बहुत ज़्यादा, तो TOO भी अधिकता बताता है। वीक के बाद हम क्या करते हैं, दैट यानी कंजक्शन जो है, सब्जेक्ट ही है और कैन नॉट है, इसको हम हटा देंगे। इसके लिए हम TO लगा के वर्ब फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देते हैं। दोनों का अर्थ वही है। कैसे है देखो, ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट माने कि ही कैन नॉट लिफ्ट इट, वह इतना कमज़ोर है कि वह इसे उठा नहीं सकता है। मान लीजिए कोई बॉक्स है, उसको उठाना है, तो कोई आदमी बहुत कमज़ोर है, दुबला पतला है, नहीं उठा पाएगा, कमज़ोरी। तो अब यही चीज़ आप ऐसे भी कहते हैं, ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट इट, वह इसे उठाने के लिए उतना कमज़ोर है जितना नहीं होना चाहिए। TOO का अर्थ क्या होता है, देखिए इसका अर्थ होता है उतना जितना होना चाहिए, ठीक है, उतना जितना होना चाहिए। तो TOO का मतलब उतना जितना होना चाहिए।
और वीक माने कमज़ोर, मतलब वो उतना कमज़ोर है जितना नहीं होना चाहिए, निगेटिव अर्थ लेगा, सॉरी, उतना जितना नहीं होना चाहिए, उतना ज़्यादा है जितना नहीं होना चाहिए, उतना जितना नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव अर्थ देना आपको। ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट इट, वैसे उठाने के लिए उतना कमज़ोर है जितना नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब इतना कमज़ोर है कि वह उसे उठा नहीं सकता है। ठीक, आपको इस तरह से अर्थ के हिसाब से चलना। अगर अर्थ आप नहीं निकाल पाओ तो इतना जान लें। नीचे वाला वाक्य पहले देखिए, TOO को हटा के हम शो करते हैं, अगला टू हटा के हम कंजक्शन दैट लगाते हैं, फिर पहले वाक्य से जो सब्जेक्ट ही है तो उसी को हम यहाँ फिर लिखेंगे। ठीक है ना, पहले वाक्य के हिसाब से सब्जेक्ट है, नाउन है तो भाई प्रोनाउन लगा देंगे। उसके बाद अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो ही इज के नाते हम जान रहे हैं प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगा है, अगर पास्ट में होता वाज होता तो कुड नॉट लगा देते हैं, बाकी सब वही रहता है। क्लियर। अब इसी का उल्टा अगर करना है, देखिए इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, तो उसी को उल्टा TOO हटा के आप शो कर दें। इट इज़ टू कोल्ड टू गो देयर है, सॉरी, इट इज़ टू कोल्ड माने उतना ठंडी है जितना नहीं होना चाहिए, टू गो देयर माने वहाँ जाने के लिए उतना ठंडी है जितना नहीं होना चाहिए। कहने मतलब इट इज़ सो कोल्ड, इतना ठंडी है, दैट वन कैन नॉट गो देयर, कि कोई व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता है। ठीक, अब इसको कैसे बना उसको समझ लीजिए। यहाँ TOO हटा के शो कर दिया गया, अब उसके बाद कोल्ड एडजेक्टिव लगा दिया गया, TO हटा के दैट लिखा गया। अब देखिए दैट के बाद हम वन लगा दिए हैं, यहाँ क्यों लगा दिए उसका कारण जान लीजिए। ग्रामर का एक रूल है, अगर वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव है या इट है, ठीक है ना, वाक्य का सब्जेक्ट जैसे इट है वो निर्जीव है, और यहाँ कोई मतलब ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कभी कभी फार मी फार हिम ये सब आ जाता है, वो सब नहीं दिया है, मतलब सजीव कहीं कोई भी बात नहीं किया गया है, तो हम क्या करते हैं भाई, दैट के बाद हमको तो सब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं वन या वी, एक शब्द है वी को भी हम कर सकते हैं या वन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये दूसरे से कहेंगे तो ऐसे कहेंगे इट इज़ सो कोल्ड माने इतना ठंडी है, दैट वन कैन नॉट गो देयर, कि कोई व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता। वन माने व्यक्ति भी होता है, जैसे समवन माने कोई व्यक्ति, नो वन माने कोई व्यक्ति नहीं। ठीक, तो यहाँ वन माने व्यक्ति, वन कैन नॉट गो देयर, व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता है। या ऐसे भी कहते हैं वन की जगह वी कर देते WE, तब भी गलत नहीं था, वी कैन नॉट गो देयर कर देंगे तब भी सही, इतना ठंडी है कि हम वहाँ नहीं जा सकते। अपने हिसाब से सबको मिला के हम कह दो या वन कह दो। ये ग्रामर का रूल है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट जो है निर्जीव या इट है तो उसके बाद जो है एडजेक्टिव के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया है, कोई सजीव की ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे वन को मान लेंगे या वी को मान लेंगे सब्जेक्ट दैट के बाद, फिर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह के एक वाक्य और मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ ओरली, जैसे एक्सरसाइज में आपको दिया गया कि इट इज़ टू लेट टू मेंड इट, ठीक है, तो उसमें भी इट इज़ सो लेट दैट वन कैन नॉट मेंड इट या वी कैन नॉट मेंड इट, इस तरह से बनाया जाता है। चलिए TOO को हटाना जान के अब चेंज ऑफ डिग्री जान लीजिए, डिग्री को कैसे बदला जाता है, इससे भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन के नियम क्या है देखते हैं। पहला टाइप 1 माने पहले प्रकार का वाक्य, जब सुपरलेटिव डिग्री एक्सक्लूडिंग नेचर का हो तो पॉजिटिव डिग्री बनाने हेतु नो अदर का प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव बनाने हेतु देन एनी अदर का प्लस नाउन का प्रयोग होगा। एक्सक्लूड माने क्या होता है बाहर करना, इंक्लूड माने अंदर करना, उसी को उल्टा एक्सक्लूडिंग नेचर का हो मतलब उसमें सभी को बाहर कर दिया जाता है, किसी एक को सबसे ज़्यादा उच्च बताया जाता है, उसको एक्सक्लूडिंग नेचर कहते हैं। ठीक है ना, और एक होता है अन्य को भी सर्वोच्च बताया जाता है, वन ऑफ उसमें लगा रहा था, उसको इंक्लूडिंग नेचर कहेंगे। ठीक है ना, तो देखो एक्सक्लूडिंग नेचर कैसे जानोगे, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य, तो पॉजिटिव बनाने के लिए नो अदर का प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए देन एनी अदर, इतना ध्यान देना है, उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे जिया इज़ द प्रेटीएस्ट गर्ल इन द क्लास, जिया क्लास में सबसे सुंदर लड़की है। ठीक है, तो यहाँ एक्सक्लूडिंग नेचर है, क्योंकि जिया सबसे सुंदर है, मतलब सबको बाहर कर दिया गया सुंदरता से, सबसे सुंदर जिया को माना गया है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए बता रहे हैं कि देन एनी अदर लगेगा। ठीक, और पॉजिटिव के लिए नो अदर, तो पहले पॉजिटिव देखिए बनाए हैं, तो नो अदर हम सबसे पहले लगाएंगे, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज प्रेटी एज जिया, कोई अन्य लड़की क्लास में उतना सुंदर नहीं जितना कि जिया,
कोई अन्य लड़की, नो अदर माने कोई अन्य नहीं, उतना सुंदर है जितना जिया, मतलब जिया सबसे सुंदर है। अर्थ एक ही हुआ ना, लेकिन लिखने का तरीका क्या हो गया, चेंज हो गया नो अदर का प्रयोग करने से। कैसे हो गया उसको मैं और थोड़ा सा आपको बता भी दे रहा हूँ फिर से। देखिए सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। सबसे पहले आपको पॉजिटिव बनाने के लिए नो अदर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एडजेक्टिव के बाद यानी प्रेटियस ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद वाली नाउन लिख देना होता है। उसके बाद उस नाउन के बाद जो अन्य शब्द है उसको भी लिख देना है। तो इसलिए नो अदर के साथ गर्ल इन द क्लास लिख देना है। एडजेक्टिव के बाद जितना पूरा लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद आपको इज का प्रयोग लिख देना है, वर्ब लिख देना है। जो जिया के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब है उस वर्ब को लिख देना है, ठीक है। तो क्योंकि एक वचन का ही नाउन है गर्ल, तो इसलिए एक वचन की वर्ब लिख देंगे। उसके बाद आइज का प्रयोग आपको अपने मन से लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है फिर ये प्रेटिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसका कम पॉजिटिव डिग्री होता है प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटिएस्ट। तो पॉजिटिव डिग्री इसको बना के प्रेटी लिख देंगे। फिर आइज का प्रयोग करके हम शुरुआत वाला सब्जेक्ट लिख देंगे जिया को। क्लियर। कोई अन्य लड़की उतना सुंदर नहीं जितना कि जिया, कोई अन्य लड़की क्लास में उतना सुंदर नहीं जिया जितना कि जिया। पहले एज का अर्थ होगा उतना, दूसरे एज का अर्थ होता है जितना। क्लियर हो गया। अब देखिए कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा। जिया इज प्रेटियर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। जिया क्लास में देन एनी अदर, प्रेटियर माने होता है अधिक सुंदर है, क्योंकि कंपैरेटिव में कंपैरेटिव डिग्री लगी ना, प्रेटी का कंपैरेटिव डिग्री प्रेटियर होगा। देन एनी अदर लग गया इसमें। अब कोष्ठक में लिखे गए हैं देन ऑल अदर। देन एनी अदर का मतलब देन ऑल अदर, मतलब किसी भी अन्य लड़की से, कहने मतलब सभी लड़की से, बात एक ही हुआ। तो देन ऑल अदर कोष्ठक में जो लिखे उसको लिखना आपको कोई ज़रूरी नहीं है, वो समझाने के लिए लिख दिए हैं। जिया इज प्रेटियर, जिया अधिक सुंदर है, देन एनी अदर मानी किसी भी अन्य लड़की से इन द क्लास, क्लास में। जया क्लास में किसी भी अन्य लड़की से अधिक सुंदर है। जब किसी भी अन्य लड़की से अधिक सुंदर है, कहने का मतलब सबसे सुंदर है। किसी भी अन्य लड़की यानी सभी लड़कियों से अगर बात करो तो अधिक सुंदर है, तो यानी कि मतलब सबसे सुंदर है। या ऐसे भी किसी पॉजिटिव का अर्थ कोई अन्य लड़की उतना सुंदर नहीं है जितना कि जिया, बात एक ही हुआ ना। तो तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन कहने का तरीका क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस तरह से आपको पेपर में अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री दे देगा तो आपको पॉजिटिव बनाने के लिए कह देगा कोष्ठक में कि पॉजिटिव बदलो, तो आपको ये नो अदर वाले से बना देना है। अगर कह देगा कंपैरेटिव बदलो तो देन एनी अदर से बना देना है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। एक्सक्लूडिंग नेचर का इसको कहते हैं। एक्सक्लूडिंग नेचर का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद तुरंत सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है, उसको एक्सक्लूडिंग नेचर कहते हैं, ठीक है ना। और एक प्रकार का और सुपरलेटिव डिग्री आता है, उसमें वन ऑफ लगता है। जैसे इसको ऐसे भी कहते हैं जिया इज वन ऑफ द प्रेटिएस्ट गर्ल्स इन द क्लास। जिया क्लास में सबसे अधिक सुंदर लड़कियों में से एक है, वन ऑफ माने में से एक। इस तरह के भी वाक्य आते हैं, तो उसका नियम अलग है। क्लियर हो गया ना। तो अगर सब्जेक्ट और वर्ब तुरंत एडजेक्टिव डिग्री आ गए, सुपरलेटिव डिग्री आ गए, उसको एक्सक्लूडिंग नेचर कहते हैं। तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए देन एनी अदर, पॉजिटिव बनाने के लिए नो अदर का प्रयोग हम कर देंगे। चलिए टाइप सेकंड देख लेते हैं। अब टाइप सेकंड जो वन ऑफ वाला जो बता नहीं रहे थे, उस तरह का भी वाक्य आता है, उसको कैसे बनाया जाएगा उसको हम देखेंगे। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। इसमें सबसे ज़्यादा बताया जाएगा, उसमें इन्हीं को नहीं कुछ और लोगों को भी बताया जाएगा, उनमें से एक है ये बताया जाएगा, ठीक। उदाहरण पहले नियम देख लेते हैं फिर उदाहरण। जब सुपरलेटिव डिग्री इंक्लूडिंग नेचर का हो, इंक्लूडिंग नेचर माने इंक्लूड माने शामिल करना, मतलब केवल वही सुंदर नहीं और भी लोग सुंदर हैं उसको भी शामिल किया गया है। तो इंक्लूडिंग नेचर का हो तो पॉजिटिव डिग्री बनाने हेतु, हेतु माने लिए, बनाने के लिए वेरी फ्यू का प्रयोग एवं कंपैरेटिव डिग्री बनाने होते हेतु देन मोस्ट अदर प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर इंक्लूडिंग नेचर का होगा तो उसमें वन ऑफ रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें आपको करना क्या है, पॉजिटिव बनाने के लिए आप वेरी फ्यू लगा देना। नो अदर की जगह क्या लगाओगे, वेरी फ्यू लगाओगे। और देन एनी अदर की जगह क्या करना है, देन मोस्ट अदर लगा देना। बस इतना करना है। देन एनी अदर की जगह देन मोस्ट अदर। मोस्ट माने अधिकांश होता है, क्योंकि अकेले नहीं अधिकांश लोग हैं, तो मोस्ट लगा देना है। अब वेरी फ्यू लगा देना। एक बात और आपको बता दे रहे हैं, मोस्ट अगर आप भूल जाना तो मैं आप बता दे रहा हूँ, इसमें भले इतना बताया है, अन्य किताबों में मेनी भी लगा बताया है। देन मेनी अदर लगा दोगे तब भी सही है। देन मोस्ट अदर करो या देन मेनी अदर करो, दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर।
तो इससे भी ट्रिक बना, एनी जगह मेनी कर देना, एनी माने कोई, किसी भी, मेनी माने कई। और एक बात और जान लो, वेरी फ्यू की जगह एक शब्द और आप लिख सकते हो, अगर कहीं लिखा गया तो आप गलत नहीं मानोगे, ओनली ए फ्यू, ये भी शब्द गलत नहीं होगा, ओनली ए फ्यू। ओनली ए फ्यू माने केवल कुछ ही, ठीक, वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू, बात एक ही हुआ। तो इस तरह से आप ओनली, ठीक है, ओनली ए फ्यू, इसका भी प्रयोग आप वेरी फ्यू जगह कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपको नाउन लिखना है। तो चलिए फिर एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए पहला वाक्य, कलकत्ता, कोलकाता इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। अब पेपर में आपको दे देगा, कह देगा इसको पॉजिटिव बनाओ या कंपैरेटिव बनाओ, तो कैसे बनाओगे? देखिए, तो इसको इंक्लूडिंग नेचर का कहा जाता है, जिसमें वन ऑफ रहता है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री का इंक्लूडिंग नेचर कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इसका अर्थ क्या होता है, इंक्लूडिंग क्यों? क्योंकि इंक्लूड माने शामिल करना, और भी लोगों को शामिल किया, किसी एक को ही सर्वोच्च नहीं बताया गया बल्कि और को भी बताया गया। जैसे कोलकाता इज, कोलकाता है, अर्थ समझो तब आप अच्छे से समझ पाओगे। वन ऑफ माने में से एक, द बिगेस्ट सिटी, सबसे बड़े शहरों ऑफ इंडिया, भारत के, कोलकाता भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यानी कोलकाता ही नहीं बड़ा शहर है, और भी बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सब बड़े शहर हैं, उनमें से एक कोलकाता भी है। तो अब आपको पॉजिटिव मान लीजिए बनाना होगा, तो कैसे करोगे? देखिए वन ऑफ पर आप ध्यान देना, वन ऑफ अगर है सुपरलेटिव में तो उसमें सबसे पहले आपको वेरी फ्यू लगाना है, वेरी फ्यू, या हम आपको बताए थे एक नियम, ओनली ए फ्यू कहाँ लगा है तो भी सही है, ओनली ए फ्यू या वेरी फ्यू लगा देना है। उसके बाद सिटीज इन इंडिया, यानी सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो शब्द रहेगा नाउन और अन्य शब्द, देखिए बिगेस्ट के बाद जो है सिटीज ऑफ इंडिया है, उसको आपको लिख देना है। उसके बाद आपको देखिए सिटीज, क्योंकि बहुवचन है, नाउन बहुवचन है एडजेक्टिव बाद वाला, इसलिए बहुवचन की वर्ब भी आपको लगाना पड़ेगा, वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू के साथ, ठीक। जब नाउन बहुवचन तो वर्ब भी बहुवचन होगा। वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया माने भारत के बहुत कम ही शहर, वेरी फ्यू का अर्थ होता है बहुत कम, आर एज बिग, उतना बड़े हैं, एज कोलकाता, जितना कि कोलकाता, ठीक है। तो वेरी फ्यू लगाना है, फिर एडजेक्टिव के बाद वाले नाउन या अन्य शब्द जो है उसके साथ उसको लिख देना है, फिर आर वर्ब का प्रयोग करना है प्लूरल में। उसके बाद एज का प्रयोग करके डिग्री जो है पॉजिटिव बना रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री में बिगेस्ट का पॉजिटिव डिग्री बिग कर दो, फिर एज का प्रयोग करके शुरू वाला सब्जेक्ट कोलकाता लिख दो। ये आपका नियम है। इसका अर्थ है वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया आर एज बिग एज कोलकाता, माने भारत के बहुत कम शहर उतना बड़े हैं जितना कि कोलकाता, भारत के बहुत कम ही शहर उतना बड़े हैं जितना कोलकाता, कहने मतलब कोलकाता बड़े शहरों में से एक है, कोलकाता भारत के बड़े शहरों में से एक है। दोनों का अर्थ एक ही हुआ ना, लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो गया। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री, कोलकाता इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज ऑफ इंडिया। अब ये चाहे सुपरलेटिव वन ऑफ वाला हो या ये वेरी फ्यू वाला हो या ओनली ए फ्यू, तो दोनों का अगर कह देगा, दोनों में से किसी वाक्य का कह देगा कंपैरेटिव बनाओ, तो कैसे बनाओगे? तो आपको सबसे पहले देखिए सुपरलेटिव की तरह सब्जेक्ट और वर्ब वही रहेगा, कोलकाता इज जो सुपरलेटिव में है सब्जेक्ट वर्ब वही इसमें भी रहने दो, वन ऑफ इसमें हटा देना है क्योंकि कंपैरेटिव में वन ऑफ लगता नहीं है। अब बिगेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री बिगर होता है, बिग बिगर बिगेस्ट, तो बिगर कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन मोस्ट अदर लगा देना है। देन मोस्ट अदर आप ना लगाना चाहो तो मोस्ट की जगह मेनी अदर भी लगा सकते हो, ठीक है, दोनों सही है। ऑफ सिटीज ऑफ इंडिया, तो मेनी अदर या मोस्ट अदर के बाद जो एडजेक्टिव के बाद नाउन रहेगा, प्लूरल नाउन, सिटीज वगैरह जो भी रहेगा उसको लिख दो, उसके साथ और भी जो शब्द हैं अन्य शब्द उसको भी लिख दो, बस इतना ही आपको करना है। इसका अर्थ क्या होगा देखो, कोलकाता इज बिगर, कोलकाता अधिक बड़ा है, देन मोस्ट अदर माने अधिकांश अन्य शहरों से, या देन मेनी अदर माने कई अन्य शहरों से, ऑफ इंडिया माने भारतीय, कोलकाता भारत के कई अन्य शहरों से या अधिकांश अन्य शहरों से अधिक बड़ा है। तो कोलकाता भारत के जब कई अन्य शहरों से बड़ा है या अधिकांश अन्य शहरों से बड़ा है तो कहने का मतलब बड़े शहरों में से एक है, ठीक है, मतलब अधिकांश जो है शहर हैं जो भारत के अन्य शहर हैं उनसे बड़ा है, अधिकांश से बड़ा है ना कि सबसे बड़ा है, अधिकांश से या कई से बड़ा है, कहने मतलब और भी बड़े हैं लेकिन ये कई से बड़ा है, यानी बड़े शहरों में से एक हैं, ठीक है, और बहुत कम ही शहर उतने बड़े हैं जितना कि कोलकाता। तो इस तरह से आपको इसको लिख देना है, ठीक। चलिए अब आगे और भी आपको हम, ये तो सुपरलेटिव डिग्री का था, दो प्रकार से आता था, इंक्लूडिंग नेचर, एक्सक्लूडिंग नेचर, एक्सक्लूडिंग वाला विदाउट वन ऑफ वाला, इंक्लूडिंग वाला वन ऑफ वाला।
इन दोनों का सुपरलेटिव से कंपैरेटिव पॉजिटिव कैसे बनाएंगे ये जाने आप। अब आप देखेंगे पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज, यानी कि अब पॉजिटिव कंपैरेटिव, अब जैसे कुछ ऐसे वाक्य हम देखेंगे जिसको हम केवल पॉजिटिव में बना सकते हैं और कंपैरेटिव बना सकते हैं, तीनों में हम बना नहीं सकते हैं। क्लियर? तो तीनों में तभी बना सकते हो जब सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग नेचर का रहेगा, यानी कि ठीक है ना। अगर इंक्लूडिंग का मतलब वन ऑफ जिसमें रहेगा उसको इंक्लूडिंग नेचर का कहते हैं, विदाउट वन ऑफ को एक्सक्लूडिंग कहते हैं। तो जैसे होता क्या है, जैसे कभी अगर तुलना किया जाएगा दो लोगों के, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में, अगर दो के ही बीच में तुलना किया जाएगा तो उसको हम केवल कंपैरेटिव और पॉजिटिव में लिखते हैं। दो से ज़्यादा के बीच में किया गया है तो तीनों में लिख सकते हैं। ठीक, अब जो बताने जा रहे हैं इसमें दो का ही तुलना किया गया है। जब दो की ही तुलना किया गया तो उसमें कंपैरेटिव पॉजिटिव में ही लिखा जाता है। देखो ध्यान से, तो कैसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, इसको देखते हैं। जैसे पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री के रेस्पेक्टिव इंटरचेंज, रेस्पेक्टिव माने आपस में, ठीक है, इंटरचेंज माने बदल देना, आपस एक दूसरे में बदलना। पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री को आपस में एक दूसरे में बदलने में नॉट का प्रयोग होता है। अगर एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हमें कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज करना, इंटरचेंज माने वही बदलना एक दूसरे में, तो नॉट का प्रयोग कर ऐसा करेंगे। यानी कि अगर जो है देखो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना होगा तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी कि ध्यान आपको ये देना कि पॉजिटिव में अगर नॉट का प्रयोग नहीं है तो कंपैरेटिव बनाओगे तो नॉट लगेगा, और कंपैरेटिव में अगर नॉट नहीं है तो पॉजिटिव में नॉट लगेगा। यानी इसको एक दूसरे में बदलने में जिसमें नॉट नहीं रहेगा तो बदलने तो रहेगा, अगर नॉट है तो नॉट हटा के बदलेंगे, अगर नहीं है तो लगा के बदलेंगे। इतना आपको ध्यान देना है, तभी वही अर्थ रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखो, रोज इज एज ब्यूटीफुल एज लिली, रोज उतना सुंदर है जितना कि लिली, रोज माने गुलाब उतना ही सुंदर है जितना कि लिली। तो अब इस पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव जब बदलोगे तो यही कहोगे लिली इज नॉट मोर ब्यूटीफुल दैन रोज, लिली गुलाब से अधिक सुंदर नहीं है। लिली गुलाब से यानी रोज से अधिक सुंदर नहीं है, तो कहने वाला रोज उतना सुंदर है जितना कि लिली है, रोज उतना ही सुंदर है जितना लिली। ये बात कहो, या लिली गुलाब से ज़्यादा सुंदर नहीं है, तो गुलाब से ज़्यादा सुंदर नहीं है तो कहने मतलब गुलाब भी उतना सुंदर है। बात तो एक ही हुआ ना। तो इतना इसमें आपको करना क्या है कि एज जो बाद वाला एज रहेगा उसके पहले, उसके बाद वाला जो सब्जेक्ट रहेगा उसको पहले कर देंगे, वर्ब लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, फिर कम पॉजिटिव डिग्री को ब्यूटीफुल को मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। मोर ब्यूटीफुल अगर मोर ना लगता तो ER लगाते हैं हम, फिर उसके बाद दैन का प्रयोग करके शुरुआत वाला सब्जेक्ट हम लिख देते हैं। बात समझ में आया? इधर का सब्जेक्ट उधर कर देंगे, उधर का इधर कर देंगे, और वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, फिर दैन भी लगाएंगे। ठीक, इतना चीज़ आपको कर देना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एक और उदाहरण है, आगरा इज लार्जर दैन अफ्रीका, आगरा अफ्रीका से बड़ा है। तो आप देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। अब कंपैरेटिव का हम पॉजिटिव बनाएंगे तो इसमें नॉट नहीं है ना, तो इसमें हम नॉट लगा देंगे। ठीक, जैसे आप करें एशिया, सॉरी एशिया जो है अफ्रीका से अधिक बड़ा है, लार्जर माने अधिक बड़ा। तो अब हम यही कहेंगे अफ्रीका इज नॉट एज लार्ज एज एशिया, अफ्रीका उतना बड़ा नहीं है जितना कि एशिया। तो जब अफ्रीका उतना बड़ा नहीं है जितना कि एशिया, कहने मतलब एशिया अफ्रीका से क्या है, बड़ा है। तो इसमें क्या देखिए, अफ्रीका को इधर कर दिए, एशिया को लास्ट में कर दिएगा, वर्ब के साथ नॉट लगाया गया, फिर एज। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, एज लगता है एडजेक्टिव के पहले और बाद में। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर नॉट है पॉजिटिव डिग्री में तो एज कोई ज़रूरी नहीं है, एज की जगह हम सोल भी लिख सकते हैं। सो एज लिखो चाहे एज, दोनों सही माना जाता है। ठीक, देखिए आगे आपको जो है, अब ये आपका जो है डिग्री वाला चेंजिंग हो गया। ठीक है, दो के बीच तुलना है तो पॉजिटिव कंपैरेटिव में ही बदलेंगे, दो से ज़्यादा के बीच में है तो तीनों में बदल सकते हैं। अब ध्यान देना कि अगर जैसे मान लीजिए तीनों में अगर बदलना होगा तो उसमें क्या है कि उसको कुछ मतलब पहचान है। जैसे मान लीजिए सुपरलेटिव में, ठीक है तब तो तीनों में बदल सकते हो। कंपैरेटिव में आप देख लेना, दैन मेनी अदर है या दैन एनी अदर है, तब तो मान लीजिए इस नियम से नहीं बदलेगा, तब नो अदर से या ओनली ए फ्यू से बने, ठीक है, वाला नियम लगेगा। और नो अदर से अगर पॉजिटिव शुरू है तो दैन एनी अदर से लगेगा।
वेरी फ्यू, ओनली अ फ्यू से है तो देन मेनी अदर या देन मोस्ट अदर से लेंगे। ये डिफरेंसेज भी आपको ध्यान दे देना है। तो चलिए अब देखते हैं एक्टिव पैसिव बताया गया है इसमें, क्योंकि एक्टिव पैसिव भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं हम तो अर्थ वही रहता है लेकिन तरीका लिखने का बदल जाता है, तो इसलिए ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो एक्टिव पैसिव को हम देख लेते हैं फटाफट। सर जैसे एक्टिव पैसिव बदलते होंगे ऐसे इसको ही बदलते होंगे? बिल्कुल वही चीज़ है, एक्टिव पैसिव ही है, ट्रांसफॉर्मेशन में मिला के दे दिया है। और आप अलग से भी कक्षा 10 में पढ़े हैं, जो 10 में अलग से पढ़े वही इसमें इसी में शामिल कर दिया। तो देखिए व्हेन द सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के बारे में बताया गया, व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी जब कार्य द्वारा कर्ता किया जाता है। डूअर माने कर्ता यानी करने वाला, तो एक्शन माने कार्य। तो यानी कि जब कार्य को करने वाला खुद करता है, यानी कार्य कर्ता द्वारा ही किया जाता है। द सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, तब उस वाक्य को जो है एक्टिव वॉइस में कहते हैं। ठीक, यानी कि एक्टिव वॉइस मतलब जो कोई करता है, वो कर्ता मतलब करने वाला, कोई आदमी खुद काम कोई कर रहा है तो जान लीजिए एक्टिव वॉइस में है। ठीक, और लेकिन जब खुद नहीं करेगा किसी के द्वारा ही होगा तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है, टेंस जो पढ़े हैं सब एक्टिव वॉइस है। ठीक, जैसे ही विल पे द फाइन, वह फाइन देगा, जुर्माना पे माने दे देगा, चुकाएगा। तो जो आदमी चुकाएगा, कोई आदमी चुकाने का काम करेगा ना, इसमें वही बताया गया, तो एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस किसे कहेंगे? व्हेन द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी जब कर्ता रिसीवर माने प्राप्त करने वाला होता है, एक्शन माने कार्य, कार्य को प्राप्त करेगा, यानी खुद नहीं करेगा, किसी दूसरे के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि कर्ता की प्रधानता, ठीक है, ना हो नहीं होती है। ठीक है, वो क्योंकि रिसीव करता है, कर्म की प्रधानता होती है। तो सेंटेंस इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस, तब वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। यानी कर्ता खुद नहीं करेगा, किसी के द्वारा किया जाएगा वो। ठीक है ना, कर्ता की प्रधानता नहीं, कर्म की प्रधानता होगी, यानी कर्म को महत्व दिया जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का रहेगा उसका ऑब्जेक्ट ही इसमें बनेगा, सब्जेक्ट है ना, तो वही ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा पहले, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सर ये कहने कि सब्जेक्ट को हम पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे ना। जैसे द फाइन विल बी पेड बाय हिम, फाइन उसके द्वारा दी जाएगी। यही वाक्य देखिए पहले वाले में था, वह फाइन देगा, फाइन ऑब्जेक्ट था, तो इसमें फाइन क्या है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट जगह लिख दिए। ठीक, बिल का बिल भी हो जाएगा, पे का पेड हो गया, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बाई करके ही का हिम हो गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया गया। ठीक, अगर ये वाक्य पैसिव वॉइस में फाइन उसके द्वारा दी जाएगी, तो फाइन क्या है, कोई काम तो करेगा नहीं फाइन ना, फाइन पर किसी के द्वारा काम किया जाएगा। ठीक है ना, अपने तो आप तो फाइन जमा नहीं हो जाएगी, किसी के द्वारा ही जमा की जाएगी ना, चुकाई जाएगी, तो इसीलिए ये पैसिव वॉइस वाक्य। बात समझ में आया ना, फाइन को इसमें महत्व दिया जा रहा है। जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कुछ सामान्य नियम देख लेते हैं। सामान्य नियम, एक्टिव वॉइस में वर्ब का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसको आपको पता है। जैसे उदाहरण, कनिका इज क्लीनिंग द हाउस, तो द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड बाय कनिका, तो कनिका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया बाई के साथ। ठीक, कनिका घर को साफ कर रही है, घर कनिका के द्वारा साफ किया जा रहा है, इस तरह से हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव वॉइस में प्रयोग की जाती हैं, यानी पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। जैसे कनिष्क बाइज ए पेन एवरी वीक, कनिष्क प्रत्येक हफ्ते कलम खरीदता, तो ए पेन इज बाट बाय कनिष्क एवरी वीक, एक कलम प्रत्येक हफ्ते जो है कनिष्क के द्वारा खरीदी जाती है। तो इसमें देखिए थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगा है। यहाँ से आपको देखिए तीसरा रूल, वर्ब के टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब बी, इज, एम, आर, वाज वर्ब पास्ट पार्टिसिपल के पहले ऐड की जाती है। जैसे देखिए, पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर्स ऑन टाइम, पोस्टमैन डाकिया ने समय पर लेटर को दे दिया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में द लेटर वाज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन ऑन टाइम। देखिए सेकंड फॉर्म है डिलीवर्ड है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लिखा गया। यही तो बताया गया ना, ऑक्सिलरी वर्ब कोई न कोई लगेगा तो वर्ड डिलीवर्ड हो जाएगा। तो लेटर ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, वर्ड डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, फिर ऑन टाइम अदर वर्ड लिख दिया गया। अगला वाक्य पैसिव वॉइस के वाक्यों में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टीचर्स आर अटेंडिंग ए मीटिंग, तो ए मीटिंग इज बीइंग अटेंडेड बाय द टीचर, तो ऑब्जेक्ट से पहले देखिए यहाँ बाय भी लगाया गया, टीचर को ऑब्जेक्ट बनाया गया, उसके पहले बाय लगा दिया गया। पांचवा नियम है, पैसिव वॉइस में बदलते समय प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिए जाते हैं। जैसे आई वाटर माई प्लांट्स एवरी डे,
तो माई प्लांट्स आर वाटर्ड बाई मी एवरीडे। तो आई देखिए सब्जेक्टिव केस था, तो इसका बाई के साथ मी बदल दिया गया ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, ये सब डिटेल आप पैसुबास पढ़े होंगे पिछले क्लास में भी, तो वही चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए चेंज ऑफ रीजन। ठीक, रीजन मतलब से बदलने का कारण जो है, जैसे एक्टिव वॉइस में देखिए क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसी कारण से बदलते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या होगा। आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहता ऑब्जेक्ट, सी का हर होता, ही का हिम, दे का डेम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए चेंज ऑफ टेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो टेंस बदला जाता है देख लो वो कैसे बदला जाता है। देखिए टेंस आर मॉडल प्लस बेस, बेस मतलब मूल रूप। सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सिंपल माने इंडेफिनिट होता है, सिंपल प्रेजेंट माने प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों का इंडेफिनिट जो रहेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो देखिए टीच या टीचेज एक्टिव वॉइस में आएगा, पैसिव वॉइस में EJMR के साथ थर्ड फॉर्म, टाट लिखा गया मतलब वो थर्ड फॉर्म, EJMR के साथ जो है थर्ड फॉर्म लिख दिएगा। टाट यहाँ सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म भी टाट ही होता है। सेल या बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी जैसे टीच है तो यहाँ सेल या बिल के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे टाट लिख दिया गया है। एक उदाहरण बताया गया टीच का, बाकी वर्ब दूसरा हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में देखिए कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों का कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में देखिए यहाँ दिया गया EJMR के साथ ING लगेगा जैसे टीचिंग मान लीजिए, तो पैसिव वॉइस में EJMR के साथ बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लिख देंगे जैसे टाट। ठीक, इसी तरह से वाज या वर्क के साथ ING टीचिंग है, देखिए वाज या वर्क के साथ बीइंग लगा के टाट। बिल या सेल के साथ बी टीचिंग रहेगा तो नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल मतलब इसका लागू नहीं है, तो पैसिव वॉइस इसका नहीं बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ठीक, इसलिए नॉट अप्लीकेबल लिख दिएगा। परफेक्ट का देख लेते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहा है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म जैसे टाट दिया है तो हैज हैव के साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म लिख देंगे जैसे टाट। हैड के साथ देखिए टाट लिखा है तो हैड के साथ हम बीन लगा के टाट लिख देंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म हैड के साथ रहेगी तो बीन लगा के थर्ड फॉर्म करेंगे। बिल या सेल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा तो बिल या सेल के साथ हैव के साथ बीन हम लगा देंगे तब थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनती है तो नॉट अप्लीकेबल दे दिया गया। मॉडल एग्जाम्पल देख लीजिए, कैन मे माइट ETC प्लस बेस वर्ब, बेस वर्ब मतलब मूल रूप फर्स्ट फॉर्म, तो इनके साथ हम कैन मे माइट, हाँ ये सब देखिए कुछ भी हो, ETC प्लस टीच यानी जैसे टीच मतलब जैसे इनके साथ फर्स्ट फॉर्म दिया है तो पैसिव वॉइस में इन कैन मे या माइट साथ ETC जो भी रहेगा तो बी के साथ हम टाट कर दिए यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, यानी मॉडल एग्जाम्पल में बी लगा के थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ठीक, जैसे देखिए यहाँ चेंज टाइप ऑफ सेंटेंसेज, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अफर्मेटिव तथा निगेटिव के इंटरचेंज से भाई ट्रांसफॉर्मेशन किएंगे। जैसे किंग इज जस्ट टू एवरीवन, राजा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जस्ट माने न्यायी हैं, तो पैसिव वॉइस होंगे किंग इज नॉट अनफेयर टू एनीवन, राजा किसी के प्रति अन्यायी नहीं है। देखिए यहाँ जो है कि चेंज ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के प्रकार के परिवर्तन, अफर्मेटिव तथा निगेटिव के इंटरचेंज से। अब तक आपको क्या बताया गया, एक्टिव से पैसिव वॉइस बदल दोगे तो भी वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ही माना जाता है। लेकिन अब आपको बताया जा रहा है कि अफर्मेटिव अगर रहेगा तो उसको निगेटिव में बदल दोगे तो भी ट्रांसफॉर्मेशन माना जाएगा, लेकिन अर्थ वही रहेगा। इस हिसाब से बदलो कि ताकि अर्थ में परिवर्तन ना हो, निगेटिव बन जाए। जैसे यहाँ देखिए किंग इज जस्ट टू एवरीवन, राजा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जस्ट मानो तो न्यायी है, तो हम इसका पास मतलब बनाएंगे जब निगेटिव तो किंग इज नॉट अनफेयर टू एनीवन, राजा किसी के प्रति अन्यायी नहीं है, अनफेयर माने अन्यायी। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ क्या है, जस्ट का अपोजिट अनफेयर लिख दिया गया, वैसे अनजस्ट लिख देते तब भी सही था, अनजस्ट माने भी अन्याय होता, ठीक ना, तो अनफेयर लिख दिए। मान लीजिए नॉट भी लगा दिए, नॉट अनफेयर माने अन्यायी नहीं है, कहने का मतलब क्या है, न्यायी है। बात देख के हुआ ना भाई, राजा यहाँ देखिए जस्ट का अपोजिट अनफेयर भी लिखा गया, उसके पहले नॉट भी लिखा गया। तो ये एक नियम है कि निगेटिव में हम विलोम शब्द का प्रयोग करके उसके पहले नॉट लगा के लिख देते हैं तो वाक्य निगेटिव हो जाता है, लेकिन अर्थ वही रहता है। बात समझ गए ना। अगला है ही डिड नॉट पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास नहीं किया, तो अफर्मेटिव बनाना है तो बता दो ही फेल्ड इन द एग्जाम, वह परीक्षा में फेल हो गया। जब पास नहीं हुआ इसका मतलब क्या हो गया, अफर्मेटिव का दिए फेल हुआ, फेल हुआ मतलब पास नहीं हुआ। तब यहाँ क्या किया गया, देखो डिड नॉट यानी नॉट के साथ जो फर्स्ट फॉर्म है तो पास का अपोजिट लिख दिया गया फेल,
जब डिड नॉट हट जाएगा अफर्मेटिव में तो सेकंड फॉर्म लग जाएगा, ठीक है ना। तो डिड नॉट पास का अपोजिट क्या हो गया, फेल्ड हो गया, ठीक है ना। नॉट को हटाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव से अफर्मेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव बना देंगे। देखिए असर्टिव तथा इंट्रोगेटिव के इंटरचेंज से, अगर कोई असर्टिव वाक्य है तो इसको इंट्रोगेटिव में भी कह सकते हो, अर्थ वही रहना चाहिए बस, ठीक है ना, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और इंट्रोगेटिव का असर्टिव उसका उल्टा कर दोगे तो उससे भी हो जाएगा। चलिए उदाहरण को आपको अच्छे से समझा देते हैं हम। देखिए जैसे एवरीबॉडी लाफ्स इन सक्सेस, प्रत्येक व्यक्ति सफलता पे हंसता है, असर्टिव है। असर्टिव मतलब उसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों रह सकते हैं, दोनों को मिला के असर्टिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव नाट वाला भी हो सकता है, बिना नाट वाला भी, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो सकता है, बिना नाट वाला और नाट वाला भी। तो जैसे प्रत्येक व्यक्ति सफलता पे हंसता है, तो पैसिव इंट्रोगेटिव बनाओ जहिए वही बात रहे, उत्तर जहिए यही आए। तो इसमें देखिए हु डज नॉट लाफ इन सक्सेस, सफलता पे कौन नहीं हंसता है, तो उत्तर आएगा प्रत्येक व्यक्ति सफलता पे हंसता है। एक बात आपको बता दे रहे हैं, इसको तरीके बता दे रहे हैं। अगर एवरीबॉडी आए ना तो उसका आपको अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो एवरीबॉडी की जगह हु लिख दिया करो, क्या कर दो, हु। और उसके बाद जो है उसके बाद एवरीबॉडी के बाद वर्ब रहे उसका निगेटिव बना के लिख दो। जैसे लाफ्स का निगेटिव होगा इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट, तो इसलिए डज नॉट लाफ हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, एवरीबॉडी को आपको हटा देना है और वर्ब का निगेटिव बना के लिख देना, साइक्रिय के साथ नॉट लगा के। बात समझ गए ना, टेंस के अनुसार। या फिर इसका एक तरीके से मैं आपको और बता दे रहा हूँ, अगर आप हु वाला भूल जाओ तो मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। उसी टेंस की सहायक क्रिया पहली, मतलब सेकंड टाइप से बनाया गया, चाहो तो आप फर्स्ट टाइप से भी बना सकते हो। ऐसे कर देना डज, उसके बाद तब एवरीबॉडी ही रहेगा, डज एवरीबॉडी, उसके बाद लिख देना नॉट लाफ इन सक्सेस, तब भी अर्थ वही रहेगा, ध्यान से देख लो अर्थ। डज एवरीबॉडी नॉट लाफ इन सक्सेस, क्या प्रत्येक व्यक्ति सफलता पे नहीं हंसता है, तब वो उत्तर आएगा कि प्रत्येक व्यक्ति सफलता पे हंसता है। अगर ऐसे प्रश्न करोगे कौन सफलता पे नहीं हंसता है, तब भी वही उत्तर आएगा। तो इस तरह से अगर आप हु वाला नियम भूल जाओ तो उसी टेंस का सहायक क्रिया पहले लिख देना, फिर एवरीबॉडी को तब मत हटाना, समझ गए कि नहीं, तो नॉट लगा देना उसके बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट। दोनों नियम आपको बता दिए मैं। अगला देखिए दूसरा, व्हाई शुड यू टॉक लाइक दिस, तुम्हें इस तरह की बात क्यों करना चाहिए, तुम्हें इस तरह की बात क्यों करना चाहिए, मतलब कि क्यों किए, इसका मेन अर्थ ऐसे भी हो, तुम्हें इस तरह की बात क्यों करना चाहिए, तुम इस तरह की बात क्यों किए, ये शब्द भी आता शुड से, समझिए, चाहिए भी आता है, ये भी आता है। तुम इस तरह की बात क्यों किए, व्हाई शुड यू टॉक लाइक दिस, ठीक है ना, या तुम इस तरह की बात क्यों करो, ऐसे भी कर सकते हो, क्यों करो, कहने का मतलब तुम्हें ऐसी बात करना नहीं चाहिए, तुम इस तरह की बात क्यों करोगे, ऐसे भी इसका अर्थ लिया जाता है फ्यूचर में। तो असर्टिव इसको बनाओगे तो ऐसे कहेंगे यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। तो तुम्हें इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, ये बात कहो असर्टिव में, या ऐसे कहो कि तुम इस तरह की बात क्यों करोगे। अगर ऐसा कहा तुम इस तरह की बात क्यों करोगे तो अगला आदमी समझ जाएगा कि मुझे इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। और मैं ऐसे भी कह सकता तुम्हें इस तरह की बात नहीं करना चाहिए, सिंपली हम कह सकते थे, लेकिन वही प्रश्नवाचक ढंग से हम कह दिए, बात पर जोर देके, ठीक है ना। तो वैसे भी जान लीजिए कि असर्टिव में भाई वाई हट जाएगा, असुर के साथ हम नाट लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद देखिए असर्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा जाता है, नए के लिए नाट लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक ना। तो वाई वाले में इस तरह से सिंपली आप बना सकते हो। चलिए आगे और भी हम देखते हैं परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन करके भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कैसे, देखो वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता, जितना अभी तक बताएं ज़्यादा यही आता है, एक्सक्लेमेटरी वाला एक आध कभी कभी भले आ गया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ सब, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन करके देखो, जैसे स्वीटनेस ऑफ मिल्क अट्रैक्ट्स मी, दूध की मधुरता मुझे आकर्षित करती है। स्वीटनेस माने मधुरता या मीठापन, तो ये नाउन है, स्वीटनेस क्या है, नाउन है ना। तो ऐसा करो स्वीटनेस नाउन है तो उसको वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब किसी में बदल दो, लेकिन अर्थ यही रहेगा। यही वाक्य फिर से लिखो, एडजेक्ट मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल दो, अर्थ वही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए नाउन है, इधर कोष्टक में दिया है, दूसरे वाले में ही है स्वीटेंड द मिल्क, ही है स्वीटेंड द मिल्क, उसने मीठ को दूध को
दूध को मीठा बना दिया है, स्वीटन माने मीठा बनाना, उसने दूध को मीठा बना दिया है। वर्ब स्वीट का वर्ब क्या हो गया, स्वीटेंड हो गया ना, दूध को मीठा बना दिया है। जब मीठा बना दिया, अगला आदमी जैसे अगर उसका पी रहा है तो मीठा लग रहा है, तभी कराएंगे दूध को मीठा बना दिया है, कहने का मतलब दूध की का मीठापन मुझे क्या करता है, आकर्षित कर रहा है। अगला आदमी ऐसे भी कर सकता है। मिल्क ऑलवेज टेस्टेड स्वीट, दूध हमेशा मधुर स्वाद देता है। हाँ, जब मीठा स्वाद देता है तो स्वीट का आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट ऐसे बना सकते हो थर्ड फॉर्म, तीनों डिग्री। और इसमें स्वीटन में देखिए थर्ड फॉर्म बन गया, और नेस लगाने से नाउन बनता है। तो वो मिल्क हमेशा जो है मीठा स्वाद देता है, खाने वाला मीठा स्वाद देता है, तभी तो भाई आकर्षित करता है मीठा। सी टॉक्स वेरी स्वीटली, वह बहुत मधुरतापूर्वक बात करती है। तो यहाँ देखिए स्वीटली यल वाई से एडवर्ब बना दिया गया, ठीक। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज भी किया जा सकता है, चेंज करके दूसरा वाक्य बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देना, यहाँ सेम टू सेम अर्थ नहीं निकल रहा है, समझ गए कि नहीं। ये इसमें जैसे क्या है कि आवश्यकता अनुसार आप मतलब कोई वाक्य है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने से अगर वो सेट खा रहा अर्थ निकल रहा है तो आप बना सकते हो, इसलिए ये चीज़ बता दिया गया है। वैसे ये पेपर में आया नहीं है, आज तक नहीं आया है पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने वाला, समझ गए कि नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है, इसलिए दे दिया गया है। क्लियर। तो आप चाहो तो बदल सकते हो, लेकिन अर्थ में परिवर्तन ना हो तो आप बदल सकते हो, ठीक। अगर उसमें बताएगा कि हाँ चेंज द सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव, नाउन दिया, एडजेक्टिव का प्रयोग करके बदलो, बाय यूजिंग एडवर्ब, एडवर्ब का प्रयोग करके बदलो, बाय यूजिंग वर्ब, वर्ब का प्रयोग करके बदलो, तो आपको बदल देना है, ठीक। थोड़ा बहुत अर्थ सटीक निकले या ना निकले, आपको क्या करना है, बदलना। ऐसे देगा, वैसे दिया नहीं अभी तक। क्लियर। उसके बाद देखिए आपको एक्सक्लेमेटरी को एसर्टिव तथा एसर्टिव के एक्सक्लेमेटरी में परिवर्तन। देखिए एक्सक्लेमेटरी को एसर्टिव, एसर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में परिवर्तित करना। तो अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसको एसर्टिव वाक्य में परिवर्तित करके भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और एसर्टिव रहेगा तो एक्सक्लेमेटरी में बदल देंगे, एक दूसरे में बदल देंगे, तो अब आराम से हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थ वही रहेगा। जैसे देखो एक्सक्लेमेटरी को एसर्टिव में इंटरचेंज करने में, इंटरचेंज मतलब एक दूसरे में बदलने में, वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन तथा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन माने जो विस्मय सूचक शब्द रहते हैं, या और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन माने तो विस्मय सूचक चिन्ह जो रहते हैं, दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। जैसे कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको एसर्टिव में जब बदलोगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मय सूचक शब्द रहते हैं, जैसे एला, सुर्रे, ओ, आ, इनको हम हटा देंगे। और उसके बाद जो निशान रहता है, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन जिसको कहते हैं, उसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। दोनों का प्रयोग नहीं होगा। जबकि एसर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करते समय, यानी एसर्टिव रहेगा तो उसको एक्सक्लेमेटरी में जब बदलोगे तो वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दोनों को क्या करेंगे, प्रयोग किया जाएगा। उसमें हटाया जाएगा तो इसमें लगा दिया जाएगा, ठीक। ये नियम है। उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए पहला वाक्य, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ताज कितना सुंदर है, द ताज मीन्स ताजमहल, ताजमहल कितना सुंदर है। तो अब इसमें क्या है, हाउ माने होता है कितना, हाउ या व्हाट माने कितना होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो इसमें एक्सक्लेमेटरी है, देखिए यहाँ अधिकता बताया जाता है हाउ या व्हाट से। ताजमहल कितना सुंदर है, तो कहने का मतलब जब एसर्टिव में आप करोगे तो द ताज इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ताज बहुत सुंदर है। एक बात ध्यान देना है, इनडायरेक्ट में आप लोग पढ़े हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, हाउ या व्हाट को बेरी या ग्रेट में हम बदल देते हैं। तो हाउ को हमेशा बेरी में बदलते हैं, इतना ध्यान देना। हाउ को हमेशा ही हम क्या करते हैं, बेरी में बदल देते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है एक्सक्लेमेटरी में, हाउ के बाद एक एडजेक्टिव रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट द ताज रहता है, फिर वर्ब इज रहता है। तो आपको जब एसर्टिव में बदलोगे तो लास्ट में जो सब्जेक्ट वर्ब रहेगा उसको आप शुरुआत में लिखोगे। तो द ताज इज को शुरुआत में इसलिए लिख दिया गया। और हाउ के लिए हम बेरी का प्रयोग करेंगे, फिर एडजेक्टिव का प्रयोग कर देते हैं, फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द ताज, ताजमहल कितना सुंदर है, कहने का मतलब ताजमहल बहुत सुंदर है। दोनों बात एक ही हुआ ना। एसर्टिव में कहोगे तो बहुत लगा के कहोगे, नैतिक एक्सक्लेमेटरी में हाउ लगा के कहते थे। क्लियर हो गया। एसर्टिव माने होता है साधारण वाक्य, एसर्टिव सेंटेंस, तो साधारण ढंग से कह दोगे। अब देखिए अगला है, इट इज़ वेरी सैड दैट द पुअर इज डेड। यह बहुत दुख की बात है कि गरीब भिखारी इज डेड माने मर गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देख लो, इट इज़ सैड दैट रहेगा, ध्यान देना, इट इज़ सैड दैट अगर एसर्टिव में रहेगा तो उसको जब एक्सक्लेमेटरी हम बदलते हैं तो इट इज़ सैड दैट हटा के एलास कर देते हैं, फिर इंटरजेक्शन का निशान लगा देते हैं, एलास।
एलास माने का बहुत दुख की बात है, इट इज़ सैड दैट। उसके बाद जो है द पुअर बेगर इज डेड, ठीक, गरीब भिखारी मर गया है। समझ गए ना बात? तो द पुअर लिख देंगे उसके बाद, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। देखिए इसमें जो है थोड़ा सा उल्टा दिया है, पहले आपको assertive दे दिया तब एक्सक्लेमेटरी दिया है, ठीक है ना। अगर आप उधर से कम समझ पाओ तो इधर से पहले समझ लो। एलास माने होता है दुख की बात है, बहुत दुख की बात है या दुखद बात है। द पुअर इज डेड, गरीब, द पुअर बेगर इज डेड, गरीब भिखारी मर गया। तो ग्रामर का एक रूल है, अगर एलास आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो जब हम उसको assertive में बदलेंगे तो एलास को हटाकर इट इज़ वेरी सैड दैट लगा देंगे, इट इज़ वेरी सैड दैट लगा देंगे। क्लियर? यानी बहुत दुख की बात है। वेरी नहीं भी लगाओगे तब भी चल जाएगा, इट इज़ सैड दैट लगा दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक ना। तो इट इज़ सैड दैट या इट इज़ वेरी सैड दैट लगा दिए। उसके बाद एलास का काम ख़त्म हो गया, तो द पुअर, हाँ पुअर बेगर इज डेड जैसे इसमें है उसे उसमें भी लगा दोगे। क्लियर? अब वही चीज़ उसमें assertive दे दिया, तो सैड दैट हटा के एलास लगा दो तो वो पूरा शब्द हट जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि इट इज़ सैड दैट का काम एलास कर दिया, एलास माने भी अफसोस की बात है या बहुत दुखद बात है। क्लियर? तो जब उसका काम एलास कर दिया, इट इज़ सैड दैट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके साथ जो है पुअर डेड बेगर इज डेड जैसे उसमें है, इट इज़ सैड दैट के बाद उसको आप सेम टू सेम लिखोगे। हाँ वहाँ फुल स्टॉप था तो यहाँ एलास के बाद ही इंटरजेक्शन लगा दिए हैं, तो यहाँ एक बार इंटरजेक्शन लग गया तो लास्ट में फुल स्टॉप यहाँ भी लगेगा। क्लियर हो गया? हाँ। अब आगे देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स से आप बना सकते हो या कंपाउंड बना सकते हो, और सेंटेंसेज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब सिंपल सेंटेंस है उसमें कॉम्प्लेक्स हो या कंपाउंड हो, किसी में भी बदल सकते हो, अर्थ वही रहेगा। कैसे रहेगा चलो देख लेते हैं। ड्यू टू इलनेस माने बीमारी के कारण सी कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सके। तो अब देखिए बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सकी, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब दो नहीं है, ठीक है ना। सब्जेक्ट देखिए सी है, कुड नॉट गो, गो मेन वर्ब एक है। तो अब इसको बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सकी, इसको चाहें तो आप कंपाउंड में भी बदल सकते हो। कंपाउंड में कैसे बदलोगे? इसका दो वाक्य बना लो, जैसे बीमारी के कारण बनाई जा सकी, तो इसको दो वाक्य जब इसमें अलग करोगे, जैसे दो वाक्य को एक सिंपल सेंटेंस बनाना आप सिंथेसिस में पढ़े होंगे, तो वही दो वाक्य को जब सिंपल बनाया हो तो वही दोनों वाक्य को पहले आप प्राप्त कर लो, तो आराम से कंजक्शन लगा के आप बना लोगे ना। बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सकी, इसको ऐसे भी कह सकते हो वह बीमार थी वह स्कूल नहीं जा सकी, दो वाक्य मिल जाएगा ना। अब देखिए वह बीमार थी सी वाज इल, इसीलिए वह स्कूल नहीं जा सकी, सो से जोड़ दीजिए। हाँ अर्थ के हिसाब से कंजक्शन लगाना है। देखिए कारण बताया जा रहा है ना, बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं, इसको आप जोड़ के कैसे कह सकते हो कंपाउंड में, वह बीमार थी इसीलिए वह स्कूल नहीं जा सकी, तो इसीलिए आ रहा है तो इसलिए सो लगाओगे, या तो आप सो न लगाओ तो देयरफॉर भी लगा सकते हो। देयरफॉर माने इसीलिए, हेंस माने भी इसीलिए आता, तो सो आप ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है तो सो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सही सब है, ठीक ना। क्लियर हो गया? हाँ एक बात जान लो, इलनेस इल से ही बना है, जब वाक्य को अलग करोगे तो इलनेस क्योंकि नाउन है तो ड्यू टू प्रीपोजिशन है, तो यूज आप प्रीपोजिशन बिफोर नाउन, इस रूल को भी आप पढ़े होंगे सिंथेसिस में। तो इल का इलनेस हम कर देते थे, अगर ड्यू टू लगाएंगे तो इलनेस करते थे, ड्यू टू हटेगा तो इलनेस में से इलनेस हट जाएगा, इल हो जाएगा, इल लगेगा तब वो एडजेक्टिव बन जाएगा, नया वाक्य बनाओगे तो इल ही रहेगा, नेस हट जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से वो आराम से बन जाएगा। देखो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, तो सी वाज इल सो शी कुड नॉट गो टू स्कूल, वह बीमार थी इसलिए वह स्कूल नहीं। अगर इसको सॉरी ये कंपाउंड था, कंपाउंड में कंजक्शन क्या लगता है? सो लगता है, सो देयरफॉर, ये सब परिणाम के लिए लगता है, कारण के लिए फार लगता है। अब देखिए इसको कॉम्प्लेक्स अगर बनाना होगा तो कॉम्प्लेक्स में ऐसे कहते हैं सी कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज सी वाज इल, वह स्कूल नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार थी, तो क्योंकि आ रहा है तो बिकॉज लगा दिए, ठीक। अब देखिए एक बात और बता दे रहे हैं आपको,
चाहें तो आप फार बिकॉज की फार लगाकर भी कंपाउंड बना सकते हैं, क्योंकि फार माने क्योंकि होता है, कंपाउंड में क्योंकि की अंग्रेजी फार लिखा जाता है। क्लियर? कॉम्प्लेक्स में बिकॉज लिखा जाता है। समझ गए ना? अगर ऐसे कहते सी कुड नॉट गो टू स्कूल फार सी वाज इल, तब भी वो भी सही था। ठीक, चलिए अब देखिए अगला है आई वेंट टू दिल्ली एंड आई सॉ द रेड फोर्ट। मैं दिल्ली गया और मैं लाल किला देखा। तो अब ये कंपाउंड सेंटेंस आपका है। अगर इसको सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो कैसे करोगे? मैं लाल किला देखने के लिए दिल्ली गया, तो आई वेंट टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। तो आई वेंट टू दिल्ली सेम टू सेम लिख देंगे, और यहाँ सा का हम फर्स्ट फॉर्म बना के टी ओ लगा के इसको इन्फिनिटिव बना देंगे। आई वेंट टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। मैं लाल किला देखने के लिए दिल्ली गया। इस तरह से मतलब हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करके शॉर्ट में, मैं दिल्ली गया और मैं लाल किला देखा, तो इसको थोड़े में कैसे कहोगे? मैं लाल किला देखने के लिए दिल्ली गया। तो आई वेंट टू दिल्ली, अगला पहला वाक्य सेम टू सेम कर देंगे, दूसरे वाक्य को मेन वर्ब को हम इन्फिनिटिव बदल देंगे, सा का इन्फिनिटिव बदलेंगे टू सी हो जाएगा। बाकी उसके बाद वाला लिख देंगे, एंड और आई हटा देंगे, तो सब कंजक्शन हट गया, सब्जेक्ट हट गया, सा का मेन वर्ब का इन्फिनिटिव बदल दिए, तो वो भी आराम से आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। पैसिव वॉइस विथ मॉडल एक्जालरीज। अब यहाँ कुछ पैसिव वॉइस का और भी प्रयोग किया गया है। मॉडल एक्जालरी के साथ हम कैसे पैसिव वॉइस बदलेंगे उसको देख लेते हैं। देखो, जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में मॉडल एक्जालरी कैन कुड में माइट ईटीसी का प्रयोग किया गया हो, तब मॉडल एक्जालरी की फॉर्म में परिवर्तन होता है। जैसे सौर्य कैन कुक मेनी इंटरनेशनल क्यूजन्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मेनी इंटरनेशनल क्यूजन्स, ये आपको जो है पहले कुक वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले कर देंगे, कैन के बाद हम बी लगा देंगे, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय सौर्य। इतना ध्यान देना कि भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये सब नियम पीछे आपको बताया गया है। क्लियर? तो इसमें क्या है कि मॉडल एक्जालरी में आप शॉर्टकट में इतना जान लीजिए कि कैन कुड में माइट, ये सब शैल शुड विल वुड रहेगा, तो इसमें पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, तो यही मॉडल एक्जालरी रहेगी। इसके साथ हम बी लगा देते हैं, बी ई लगा देते हैं, जैसे बिल शैल के साथ बी नहीं लगा देते हैं, उसी तरह से बिल शैल भी, क्योंकि मॉडल एक्जालरी है, तो वही नियम कैन कुड में माइट के साथ भी लगेगा। इतना ध्यान देना आपको। तो देखिए इसमें कैन था, यहाँ कैन भी हो गया, बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लगा दिएगा, बाई लगा दिएगा। रूट वर्ड्स का अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयोग। कुछ यहाँ शब्द दिए हैं कि रूट वर्ड मतलब जो रूट वर्ड मतलब जड़, जहाँ से शब्द बना उसको रूट वर्ड कहते हैं। उसका अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयोग नीचे दिया गया है, उसको समझ लीजिए, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम प्रयोग जानते रहेंगे तो सही ढंग से वाक्य बना के लिख सकते हैं। प्रीपोजिशन के साथ हमको नाउन की जरूरत है, नाउन लगा देंगे। ठीक है, एडजेक्टिव की जरूरत है तो एडजेक्टिव लिख देंगे। तो देखो, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ब जैसे एग्री, क्या है? वर्ब है, एग्री माने सहमत होना, तो नाउन बनाओगे तो एग्रीमेंट हो जाएगी। एग्रीमेंट माने समझौता या सहमति, उसमें ना शब्द हिंदी में नहीं आएगा। केयर माने देखभाल करना, तो केयर माने देख रेख भी होता है, देखभाल भी होता है, तो दोनों रूप में वही केयर लिखा जाता है। वर्ब जगह रहेगा तो ना शब्द हिंदी में आएगा देखभाल करना, नहीं तो उसमें देखभाल या देख रेख आएगा। ठीक। डार्कन माने काला करना या, ठीक है, और डार्कनेस माने अंधकार, काला करना या अंधेरा होना, तो नेस लगा देंगे तो नाउन हो जाएगा। देखिए फियर माने भय, तो वर्ब भी है, भयभीत करना, भय, फियर माने डरना, डरना में ना शब्द आ रहा है तो वर्ब है, और फियर माने डर भी होता तो डर नाउन है। ठीक ना, नाउन की जगह लिखा जाएगा तो डर माना जाएगा, नहीं तो डरना। हीट माने गर्म होना, जैसे एकदम पानी हीट हो गया मतलब गर्म हो गया। ठीक, गर्म करना, हीटेड माने गर्म किया, तो हीट माने गर्म भी होता है, जैसे हीट वाटर, गर्म पानी। नाउन से पहले लिख दोगे तो हीट एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी हीट नाउन। ठीक है, हीट माने गर्म एकदम, तो ये वर्ब की जगह है, गर्म करना भी होता है, हीट माने गर्म भी होता है, दोनों चीज़ होता है। आनर माने सम्मान, तो वर्ब है तो सम्मान करना, तो आनर माने सम्मान नाउन भी है। होप माने आशा, होप माने आशा, होप जैसे ही होप वो आशा किया तो देयर इज ए होप, एक आशा है, तो नाउन भी है आशा और वर्ब भी है। लव माने प्रेम करना भी होता है, लव माने प्रेम भी होता है, यानी नाउन भी है ये, वर्ब भी है। ओबे माने आज्ञा का पालन करना, ओबीडियंस माने आज्ञा पालन, ये नाउन है, ना शब्द नहीं आएगा इसमें, ना पे एक मात्रा नहीं आएगा। ठीक है ना, आज्ञा पालन कर सकते हो लेकिन आज्ञा का पालन करना वो नहीं कर सकते हो। प्लीज माने खुश होना, तो प्लीजर माने खुशी, खुशी नाउन है, प्लीज खुश होना जिसमें हिंदी में ना पे एक मात्रा है वो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में। शार्टन माने छोटा करना, शार्टनेस माने छोटापन। ठीक है ना। वेस्ट माने खराब करना, वेस्ट माने खराब भी होता है, वेस्टेज जिसको कहते हैं खराब, जैसे वेस्ट माने नष्ट, कचरा वगैरह होता है ना कि वेस्टेज उसको कहते हैं, वेस्ट मटेरियल है, खराब सामग्री।
तो वेस्ट माने खराब करना, वेस्ट माने खराब भी होता है, तो वेस्ट से वेस्टेज भी बना है। एग्रीएबल एडजेक्टिव है, एग्रीएबल माने सुखद होता है, एग्रीएबली माने सुखद ढंग से, तो ये भी तरीके बता रहा है सुखद रूप में। तो और केयरफुल माने सावधान एडजेक्टिव है, केयरफुल्ली माने सावधानी पूर्वक एडवर्ब है। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब एडवर्बियल का प्रयोग करके भी पार्ट सिंथेसिस किया जाता है ना, तो वहाँ आपको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए यहाँ लिस्ट दे दिया गया। डार्क माने अंधकार एडजेक्टिव है, डार्कली माने अंधकार पूर्वक, अंधेरे के हिसाब से। फियरफुल माने डर, फियरफुल्ली माने डर पूर्वक। हार्ट माने गर्म, हीटेडली, हीटेडली माने गर्म पूर्वक, गर्मजोशी से। ऑनरेबल माने सम्मानीय आपका एडजेक्टिव है, ऑनरेबली सम्मान पूर्वक एडवर्ब है। होपफुल माने आशावादी एडजेक्टिव है, होपफुल्ली माने आशापूर्वक एडवर्ब है। लविंग या लवेबल माने प्यारा, लविंगली माने प्यारा प्रेम पूर्वक, तो आपका एडवर्ब हो गया। लविंग या लवेबल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ओबेडिएंट माने आज्ञाकारी होता है, जैसे ओबेडिएंट पीपल आज्ञाकारी, ये एडजेक्टिव है, नाउंस पहले आएगा। और ओबेडिएंटली ये आपका सीधे सीधे जो है एडवर्ब है, योर्स ओबेडिएंटली, ओबेडिएंटली के साथ नाउन नहीं आता है क्योंकि वो एडवर्ब है। प्लीजेंट माने सुखद, प्लीजेंटली माने सुखद रूप में, तो जिसमें यल वाई लग जाता है, एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ने से एडवर्ब बनता है, आप पढ़े होंगे। कोई भी एडजेक्टिव रहेगा उसमें यल वाई जोड़ के हम एडवर्ब बना देते हैं। शार्ट माने छोटा, शार्टली माने छोटे छोटा रूप में, ठीक है ना, तो ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब हो गया। वेस्टफुल माने खराब, वेस्टफुल माने खराब करना, नष्ट पूर्वक, हाँ खराबी, तो वेस्टफुल्ली माने खराबी पूर्वक, तो ये आपका एडजेक्टिव से एडवर्ब इस तरह से हो गया। तो ये था आपका पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग ढंग से प्रयोग। आई होप समझ में आ गया होगा। रूट वर्ड मीन्स होता है, रूट माने जड़ होता है, वर्ड्स माने शब्द, मतलब शब्द कहाँ से शुरू हुआ उसको रूट वर्ड कहते हैं। जड़, शब्द की जड़, रूट माने जड़, जैसे पेड़ और पौधे में कहते हैं इसकी रूट कहाँ तक गई है, जड़ कहाँ गई है। मूली जैसे रूट होता है, जड़ होता है ना, गाजर में रूट को हम खाते हैं, जड़ को खाते हैं, ठीक ना। तो जड़ मतलब जैसे जड़ क्या है, एग्री क्या है, रूट वर्ड है, मतलब शब्द की जड़ है। जड़ तो एग्री है, एग्री से ही बना है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में रूट वर्ड एग्री है। अब समझ गए ना, यानी रूट से हम और शब्द बना सकते हैं, रूट पता है तो अर्थ हम निकाल सकते हैं। जैसे रे एग्री माने सहमत होना, तो एग्रीमेंट लगा के नाउन बनाया तो सहमति। डिसएग्री, डिस लगा देंगे तो असहमति हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट असहमति। तो इस तरह से एक शब्द मेन होता है, उसी को रूट वर्ड कहते हैं, उसी से पहले जोड़ के अपोजिट बना देंगे। एग्री माने सहमत होना, डिसएग्री माने असहमत होना, डिस पहले लगा दिए उल्टा हो गया, और मेंट लगा दिए बाद में तो नाउन हो गया, ठीक। इस तरह से उसी को रूट कहते हैं। अब समझ गए ना बात। जैसे होप माने आशा, होप लेस लगा देंगे निराश हो जाएगा, लेस लगा देंगे तो नाउन हो जाएगा, और होपफुल लगा देंगे तो आशावादी हो जाएगा। तो कुछ भी हम लगा के उस तरह से बदल सकते हैं। क्लियर। तो आई होप समझ में आ गया। ये था आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन के सारे रूल्स और एग्जांपल्स। अब आगे आपको जो है इसके एक्सरसाइज आपको हल कराए जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको एक्सीलेंट के सारी एक्सरसाइज हल करना हो तो चैनल पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो फिर अगले नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एक्सरसाइज बताया जाएगा।